हैं बात हो रही है मुसलसल शर्जील इमाम की कि वो गद्दार है या फिर हीरो है, क्योंकि बहुत सारे लोग उसकी हिमायत में उतर रहे हैं तो बहुत सारे लोग उसको गद्दार वतन कह रहे हैं। और इस पर हम डिबेट कर रहे हैं कि शर्जील इमाम ने जो भी बयानात दिए हैं, जो भी भड़काऊ भाषण दिया है, वो मुल्क मुखालिफ है और उस मुल्क मुखालिफत के अंदर उसने किस तरीके के बयान दिए हैं उसकी कोई भी इसके अंदर हिमायत नहीं कर रहा है। लेकिन दूसरी जानिब कांग्रेस का ये कहना है कि वो कहीं ना कहीं एक मोहरा है और वो मोहरा इसलिए बनाया गया है ताकि दिल्ली के जो इंतखाबात है उसके अंदर माइलेज दिया जा सके। सभी खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। यासिर जिलानी साहब, क्योंकि आपके ऊपर कई सारे इल्जाम लगाए हैं, खासतौर पर आपकी पार्टी के ऊपर, बीजेपी के ऊपर भी ये कहा गया है कि इलेक्शन होने वाले हैं, इलेक्शन का माहौल गर्म है और जो स्थानीय मुद्दे हैं, जो मकामी मुद्दे हैं, उन सबको पीछे छोड़कर अब सिर्फ शर्जील इमाम और हिंदुस्तान पाकिस्तान की बात हो रही है। देखिए, मुझे लगता है कांग्रेस तो इस पे बात ना करे तो बेहतर है। कांग्रेस तो धर्म की राजनीति की वो प्रकाष्ठा है जो हिंदुस्तान के लोगों ने पिछले 55-60 साल एक ही परिवार को देखा है और झेला है। आपको याद है इसी दिल्ली में धर्म के आधार पे नसबंदी करी गई थी, वो कौन भूल सकता है। हिंदुस्तान में 84 का नरसंहार सरदार भाइयों का, सिखों का, जो रोड पे आके निकल गए थे तो रोड पे घरों से निकाल के उनके गर्दनों में टायर डाल के उनके घर की महिलाओं के साथ किस तरीके से यही कांग्रेस के कई सारे नेता, जिसमें सज्जन कुमार, कमलनाथ, जगदीश टाइटलर, ये सब लोगों ने भूला थोड़ी है। इसीलिए तो आज वो हाशिए पे, ना 3 में ना 13 में। कांग्रेस कहीं इस दिल्ली के चुनाव में भी कोई लेना देना नहीं। और वही मामला जब वो जीरो हो चुके, मैंने पहले ही आपके उसमें सेगमेंट में मैंने बोला था कि वो जो स्टेज था शाहीन बाग का, उसने किसने खराब किया। मणिशंकर अय्यर जैसा नेता जो जाता है पाकिस्तान में और ये कहता है कि हमारी सेटिंग अगर आप अच्छे से करिए और मोदी को हटाने में तो हम फिर आपकी मदद करेंगे। फिर लाहौर पहुंचता है, लाहौर से सीधे शाहीन बाग आता है और शाहीन बाग आके कहता है कातिल का हाथ किसको कहता है। राहुल गांधी उस वक्त कहां चले जाते हैं जब घूमते हैं, कभी तो वो पहुंचते हैं मिजोरम में, फादर बन जाते हैं, कभी जब पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जरूरत होती है तो मौलाना बन जाते हैं और गुजरात पहुंचते हैं तो जनेऊ पहन लेते हैं। खैर, मैं इस पे इन सारे इतिहास में इसलिए नहीं पढ़ना चाहता हूं कि कांग्रेस की कोई विचारधारा रह नहीं गई, ना नीति है उनके पास, ना नेता है। मसला यह है कि शाहीन बाग में जो मामला हो रहा है, शाहीन बाग के स्टेज को इन लोगों ने आके, जिस आर्टिकल 19 की हम बार बार चर्चा कहते हैं, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने हमें ताकत दिया, हमें एहतजाज, हमें सवाल करने का 14 से 21 तक जो ताकत दी, इन जैसे लोगों ने खराब किया। उसमें आप बार बार रिस्ट्रिक्टेड और रिस्पेक्ट के साथ एहतजाज करते। आप आंदोलन को कहां से कहां लेके चले गए। आपके यहां छोटे छोटे बच्चे ये कहते हैं कि मोदी को कुत्ते की मौत मारेंगे। ये हमारी सभ्यता है, ये हमारी संस्कृति है। क्या कहती हैं जिनको अपने क्लास के टास्क के बारे में नहीं मालूम है और वो कहती हैं कि शासक हिटलर की मौत मरेगा। आप कौन ये पॉलिटिकल मास्टर हैं जो इनके दिमाग में इस तरह के जहर को बो रहे हैं। और उसी जहर ऐसी बातें तो लगातार हो रही है। ये देखिएगा, आपके भी जो मंत्री हैं वो भी इस तरह के बयान दे चुके हैं। इलेक्शन कमीशन ने बाकायदा उनको कहा कि आप इनको सुन लीजिए। जब आप तो एक तरफ से क्रिया प्रतिक्रिया हो रही है। नहीं, तो ये तो हमारे समाज का एक बहुत बड़ा हिस्सा है कि जब आप इस तरह की बात करेंगे तो जो लोग संगठन से जुड़े हुए, चाहे किसी भी पद पे हैं, रिएक्शन तो देंगे। उन्होंने क्या आप कुछ भी बोल के निकल जाएंगे। और दूसरा आदमी जो बिल्कुल सुनियोजित और संगठित तरीके से जो भारत के एक राज्य को अलग करना चाहता है, आप उस तरह के। और ठाकुर साहब पे भी मुझे हैरानी हुई, उन्होंने एक डिस्क्रिप्शन दिया 25 से 30 साल, 30 से 35 साल। श्रीमान जी, आप इसके बैकग्राउंड को देखिए। IIT पवई, JNU, सेंट जोसेफ या सेंट माइकल की स्कूलिंग। उसके बाद आदमी जो है किसी से सीखता नहीं है, किसी के कहने पे नहीं बोलता है। वो जो बोलता है और जो करता है वो ही कर सकता है। और ये इसलिए कर रहा है कि इसको लग रहा था कि मैं उमर खालिद और कन्हैया से मुझे एक होड़ लगी हुई है। शाहबाज, एक मेरी बात रह गई थी आपको बताना कि एक इन लोगों में जो ये लेफ्ट विंग के जो लोग हैं, उनमें यह है कि किसी भी तरीके से उमर खालिद और कन्हैया से आगे निकल जाएं, उनका हिंदुस्तान में एक बहुत बड़ा प्रचार प्रसार हो जाए, लोग उन्हें जान जाएं। उसके लिए हम चाहे कुछ भी कर लें, हम भारत के अस्मिता और अखंडता से खिलवाड़ कर लें, हम भारत के उन सारे वैल्यूज को खत्म कर दें जिस वैल्यूज के सहारे हम वसुधैव कुटुंबकम को लेके पूरे दुनिया में जाने जाते हैं। ये जो सोच है,
इस सोच को खत्म करने की जरूरत थी, लेकिन इसको हवा देके राजनीति का एक अड्डा बना के और उस कंधे का इस्तेमाल करके, उस भोली भाली कौम, उस भोली भाली बहनों के कंधे का इस्तेमाल करके कांग्रेस और उसकी लाइक माइंडेड ने जो गलती करी है, आने वाले 10-15 साल और भी अवाम उनको इसके लिए सबक सिखाएगी। ठीक है, मैं आऊंगा आपके पास, लेकिन रमेश ठाकुर जी, एक चीज मैं आपसे समझना चाहूंगा यहाँ पर। देखिएगा, अब बेतुके बयानात जो है वो हमने सुना है सबके बारे में, मैं उसके जो है हिस्ट्री में नहीं जाना चाहूंगा, क्योंकि अगर हम बीजेपी की बात करेंगे तो कांग्रेस की बात निकल कर आएगी, कांग्रेस की बात करेंगे तो बीजेपी की निकल कर बात आएगी। लेकिन मेरा सिर्फ एक सवाल ये है कि मेरी आज़ादी सिर्फ वहां तक है जहां तक मेरे को हिंदुस्तान के आईन ने आज़ादी दी है। अगर मैं उससे अगर आगे बढ़ता हूं तो कहीं ना कहीं वो बीच में किसी न किसी चीज के अंदर बाधा डालती है। क्योंकि जब तक आप यहाँ आए थे मैंने एक एग्जाम्पल भी दिया था कि मेरी छड़ी की जो घुमाने की ताकत है या फिर हैसियत है वो वहां तक है जहां तक दूसरे की नाक शुरू नहीं हो जाती है। अगर मैं किसी चीज को घुमा रहा हूं तो उसकी जो छड़ है मेरी, वो उसकी नाक पर नहीं लगनी चाहिए, और यही मेरी आज़ादी है। अगर वहां पर टच कर रही है तो यानी कि मैं अपनी सीमा लांघ रहा हूं। क्या यही सीमा जो एक लाइन है, एक महीन लाइन है, वो आज का नौजवान लांघ रहा है और इसी वजह से इस तरीके के मुल्क मुखालिफ नारे लगाए जा रहे हैं जिसके बाद देशद्रोही कहला रहे हैं? बिल्कुल, आपका कहने का मतलब है कि अभिव्यक्ति की जो आज़ादी है उसको पार करो, हीरो बनो और दुनिया में छा जाओ, देश में छा जाओ। यही तो हो रहा है। नहीं, अभी जिलानी साहब बिल्कुल सही कह रहे थे, मेरा नाम लेके कह रहे थे कि 25-30 साल का जो मैंने उदाहरण दिया था, दरअसल मैं थोड़ा सा क्लियर करना चाह रहा हूँ। हम जर्नलिस्ट हैं, जब इस तरह के मामले होते हैं तो हमारे सोर्स होते हैं। जिस टीम ने इनको कल पकड़ा है और कुछ लोग जो इनके जो पूछताछ जो कल से अब तक चल रहे हैं, तो उन सूत्रों से आज जब मैं एक बड़े अधिकारी का भी खुलासा भी नहीं करना चाहिए इसमें, तो मेरी बात भी हुई है। उन्होंने कहा कि ये जो लड़का है जिसके नाम का पूरा तंबू जो ताना जा रहा है, मुझे नहीं लग रहा ये इनके बयानात हैं, ये इनके अल्फाज हैं, मुझे लग रहा इनके पीछे कोई ना कोई जंजाल है। उसी बात को मैंने कोट करा, क्योंकि बड़े अधिकारी से जब बात हुई है तो ये है, ये सच है। ये चीजें बाहर निकल के आ जाएंगी जब कड़ाई से उनसे पूछताछ होगी, जब ये सारी चीजें निकल के आ जाएंगी। लेकिन मुझे लग रहा है ये जो चलन चल पड़ा है, ठीक है, चाहे माइनॉरिटी वाला हो, चाहे फिर और कोई धर्म का व्यक्ति हो, जब चुनाव हो, आपकी चाहे बड़ी पार्टी हो चाहे छोटी पार्टी हो, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहूंगा, चुनाव में जब लगता है कि हमारे हाथ में कोई बिसात नहीं है, हमारे पास कुछ नहीं है, कुछ ऐसा सफूगा छोड़ दो, कुछ ऐसी बातें कर दो, कुछ ऐसी आग लगा दो जो जिसका दिमाग हमारी तरफ नहीं है, जिनकी आंखें हमारी तरफ नहीं है, उनकी भी आंखें हमारे तरफ आ जाएं। इस समय आम आदमी पार्टी ये तय हो चुका है कि बहुत अच्छी पोजीशन में है। उनकी फाइट और उनका मुकाबला करने के लिए कौन सामने आ रहा है? बीजेपी आएगी, कांग्रेस आएगी, दूसरी पार्टी आएंगी। तो मुझे लग रहा है यहाँ डिवाइस जो पॉलिटिक्स और जो माइंड की जो बात है वो पूरी तरीके से बदल चुकी है। यहाँ बदलाव, यहाँ विकास, यहाँ मुद्दों की राजनीति नहीं रही शाबाशी इस बार अगर देखा जाए। तो आप ये कह रहे हैं कि जो दिल्ली के अंदर इलेक्शन होने वाले हैं वो उसके ऊपर इसका असर जरूर पड़ेगा? नहीं, असर पड़े बेअसर हो बात की बात है, लेकिन इस समय जो तस्वीरें सामने दिखाई दे रही हैं, जिस चुनाव जिस रुख पे और जिस रास्ते पे चल पड़ा है, जो बुनियादी मुद्दों पे लड़ा जाना चाहिए, जिन बातों और ख्यालातों का ख्याल रखना चाहिए, वो नदारत है। एक भी मुद्दा ऐसा नहीं है जो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी उठा रही हुई हो। आम आदमी पार्टी रूलिंग पार्टी है, उनके भी मैं कहना चाहूंगा अगर उन्होंने कोई नया कोई मुद्दा छेड़ा हो तो हमें बता दो, वो तो वही फ्री का मुद्दा उनके हाथ में है, उसी को लेके आगे लड़ रहे हैं। बीजेपी कोई ऐसा मुद्दा उनके पास नहीं है जिसको चुनावों में लेके जाए। कांग्रेस के पास ऐसा कोई मुद्दा नहीं, उनके पास ना नीति है ना इस समय नेता है। तो स्थिति ऐसी बन चुकी है। तो जब स्थिति ऐसी बनती है तो मुझे लग रहा शाहीन बाग जरूरी हो जाता है, खुरेजी जरूरी हो जाता है, इस तरह की चीजें जरूरी हो जाती। इसके पीछे कौन है, क्या है? अगर एक तरफ इशारा करूंगे, दोस्त हमारे बैठे हुए वो मुझे फिर बोलने लगे, फिर कांग्रेस की तरफ से बैठे हुए, तो इस ये दो हाथ कंगन को आरसी किया, पढ़े लिखे को फारसी किया, पूरी दुनिया देश देख रहा है। ठाकुर साहब देखिए, दिल्ली की सिचुएशन को हम लोग बहुत जमीन पे देखते हैं। दिल्ली में 4 साल 9 महीने तक केजरीवाल साहब ने कोई काम नहीं किया। आपने भी देखा, आप बड़े पत्रकार हैं और एक पेपर में बड़े जिम्मेदारी के साथ आप रिसर्च के साथ अपनी चीजें डालते हैं उस पेपर में। आप मुझे खुद बता दीजिए कि 4 साल 9 महीने क्या बिजली फ्री हुई? क्या पानी का पैसे फ्री आया? क्या वो वाईफाई दे पाए?
क्या वो जो जिन स्कूलों की बात कर रहे हैं, जिन स्कूलों का मॉडल वो बार बार बताते हैं, वो 2-3 स्कूल है, उसके अलावा इतने सारे स्कूल नहीं, वो तो ये कहते हैं कि आपने काम नहीं करने दिया था। नहीं, कैसे ये सारी चीजें उन्हीं के पास थी। उनको बिजली अगर देना था तो 4 साल पहले दे सकते थे, उनको अगर वाईफाई फ्री देना था तो वो 4 साल पहले दे सकते थे। शिक्षा का वो जो क्रांति बता रहे हैं कि शिक्षा में क्रांति आई है, तो वो बता सकते थे कि शिक्षा में कहां पे क्रांति आई है। 2 लाख से ज्यादा बच्चों के एडमिशन इस बार भी नहीं हुए हैं। और मैं आपको बता दूं, और आपको एक चीज और बता दूं, वृद्धा पेंशन का आपने नाम सुना होगा, जो पीछे की सरकारों ने बहुत लोगों को दिया है। ऐसी बात नहीं है, जो काम हुए मैं जरूर कहूंगा। उन वृद्धा पेंशन की क्या स्थिति है, राशन की दुकानों पे क्या गरीबों को राशन मिल रहा है, इसकी स्थिति क्या है, आपने जानकारी लेने की कोशिश करिए। आप वहां पे कोई भी जवाबदेही का काम नहीं करता। इसके ऊपर रिप्लाई लेंगे रमेश जी से। मुझे यही कहना है, क्योंकि ये सारी चीजें बिल्कुल यथास्थिति बिल्कुल सामने है। हाँ। ये चीजें आप बता क्यों नहीं पाए? आप बता क्यों नहीं पा रहे जनता को? बिजली फ्री का जिस तरीके से आम आदमी पार्टी ने सफुगा छोड़ा है, मैं दावे के साथ कह सकता हूं, हिंदुस्तान की किसी स्टेट की हुकूमत, चाहे सेंट्रल केंद्र सरकार, कोई ऐसी सरकार नहीं है जो बिजली किसी को फ्री दे सके। बिजली किसी सरकार की नहीं है, बिजली निजी कंपनियों से खरीदी जाती है। खरीदने के बाद में उनको जब पैसा दिया जाता है तब बिजली वो देती हैं। सरकार ने, ये दिल्ली की सरकार ने जितनी बिजली फ्री दी है, अभी कल एक नोटिस आया इनके पास, दिल्ली सरकार के पास में, उन्होंने बकाया मांगा है। तो ये चीजें सामने जनता को दिखाई नहीं दे रहा है। देखो फ्री के जो लालच है, मुझे लग रहा है, देखो हम आप पे 1500-2000 रुपए का अगर बिजली माफ हो जाता तो फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन एक तबका ऐसा है जिनको इससे फायदा पड़ता है। लेकिन वो इतने बेवकूफ हैं और इतने नासमझ हैं, वो ये नहीं समझ पाते हैं कि इसके आड़ में जो हमारा मताधिकार जिसको हम कहते हैं मत का, उसका कितना वेजा गलत इस्तेमाल हो रहा है, वो इस बात को नहीं समझ पाते। भाजपा इस चुनाव में यही फेल होती दिख रही है। बिल्कुल, ये चीजें नहीं समझ पा रही है। मुद्दे उठाने में कहीं ना कहीं नाकामयाब रही है और इसलिए इस तरह के मुद्दे उठाए हैं। लेकिन मनोज तिवारी, एक चीज आपसे यहां पर मैं समझना चाहूंगा कि इलेक्शन को लेकर आपको 3rd नंबर पर क्यों रखा जा रहा है? फर्स्ट पर आम आदमी पार्टी, सेकंड पर बीजेपी, आपको 3rd नंबर पर रखा जा रहा है। देखिए, सबसे पहले तो मैं एक जवाब देना चाहता हूं, हमारे भाजपा के प्रवक्ता बैठे हुए हैं उनके ऊपर, कि देखिए, मंत्रियों की और सांसदों की फौज, जुमलों की बौछार, बुनियादी मुद्दों से ध्यान हटाती। अब धर्म है भाजपा की, ये धर्म है आधार। दूसरी बात मैं आपको कहना चाहता हूं, हमारे साथी ने कहा कि मैंने बोला कि धर्म को आधार बनाया जाए। उसका कारण है, दिल्ली में जो आज का चुनाव है, हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता महोदय से, बड़े अच्छे लच्छेदार भाषा बोल रहे थे, सही बात है, उनसे मेरा एक सवाल है। देश के प्रधानमंत्री रामलीला मैदान में जाकर दिल्ली के चुनाव के संदर्भ में लोगों को ये बात कहते हैं कि अनाधिकृत कॉलोनियों को हमने अधिकृत कर दिया। अब मैं अपने साथी से पूछना चाहता हूं, देश का प्रधानमंत्री को इतने झूठ बोलने का अधिकार किसने दिया? उसका एक सवाल है, उसी संदर्भ में एक सवाल मैं इनसे लेता हूं। आप बताइए कि अनाधिकृत कॉलोनियों को अधिकृत करने का आधार क्या है? पहली बात। दूसरी बात, दिल्ली की जनता को जो आप बेवकूफ बना रहे हैं कि मैंने 1700 कॉलोनियों को अधिकृत कर दिया है, उन अधिकृत में लैंड कैटेगराइजेशन का आपका आधार क्या है? दूसरा। तीसरा क्या है कि आप किस आधार पर रजिस्ट्री कीजिएगा? चौथी बात, एचटी लोगों का क्या होगा? ये इसलिए मैंने 4 सवाल किए हैं, बस बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन सवाल मैंने इसलिए तो कहीं उठ नहीं रही ना। हम उठा रहे हैं, आप हो या वो, हम उठा रहे हैं। रिप्लाई देखिएगा सर, नहीं तिवारी जी, आप रिप्लाई जरूर कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं जैसे आप इन्होंने बयान किया। सबाजी, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं। आपने, मेरे साथी ने कहा, चूंकि वो राजनीतिक विश्लेषक है, इसके ऊपर मेरी कोई प्रतिक्रिया नहीं होगी, लेकिन मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं। हम लोग जुमलों की बौछार नहीं करते, बिल्कुल सड़क पर और जमीन पर जाकर जुमलों की बात नहीं कर रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि आपको ये बात बतानी चाहिए। बिल्कुल हमने बताया है। आप उनके दिए हुए बयान के अंदर उलझ रहे हैं। अगर वो हिंदुस्तान पाकिस्तान कर रहे हैं तो आप उसमें उलझ रहे हैं। आपको ये बात बतानी चाहिए कि जो अनऑथराइज्ड कॉलोनी है उनको कैसे ऑथराइज किया जाए। मैंने बताया, मैं उसका उत्तर दे रहा हूं आपको। इन्होंने पूरी कोशिश की कि पहले धर्म मुद्दा बनाइए, उसके बाद प्रोपेगेंडा कीजिए, लेकिन आज तक कभी भी हमने इस चीज को मुद्दा ही नहीं बनाया। हम बिल्कुल स्पष्ट हैं, हम चाहते हैं कि इनका 5 वर्ष का इतिहास रहा है, 93 से 98 तक, और 93 से 98 तक में 3 मुख्यमंत्री इनके रहे। 2 साल 38 दिन, 2 साल 65 दिन, 2 साल 235 दिन और तीसरा 48 दिन। ये इनका है। इस 5 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में और दिल्ली की जनता के लिए क्या की है? दूसरी बात,
जगमोहन जी इन्हीं के मंत्री थे। इनको याद होगा, इन लोगों ने इतना बड़ा पाप किया है दिल्ली की जनता के साथ कि पूरे डिमोलिशन का काम जगमोहन जी के ही नेतृत्व में हुआ था। तो उस डिमोलिशन को रोकने का कानून किसने बनाया? और दिल्ली की जनता के संदर्भ में बताएं जो मेरे 4 सवाल थे, उसका जवाब मैं अपने भारतीय जनता पार्टी के साथी से चाहता हूं। नहीं, डेमोलेशन तो सर आपके यहाँ पर भी, आपकी सरकार में भी होता है। शीला दीक्षित बिल्कुल नहीं, मैं आपको बताता हूँ, हुआ था, मैं आपको बताता हूँ सर उसी का जवाब एक सुन लीजिए। सरकार के अंदर सर हुई है, बाकायदा डेमोलेशन भी हुआ है। मैं बताता हूँ, सुन लीजिए। जो लैंड डेवलपमेंट था, लैंड डेवलपमेंट प्रोसेस जो लाया गया था, रेगुलराइजेशन ऑफ ये आपका अनऑथराइज्ड 2006 में, 2008 में, 2006 में क्या हुआ था पता है? मैं उसका जवाब दे रहा हूँ। 2008 में एक्ट लेके आया गया था, जिस वक्त कमलनाथ जी सेंट्रल में पूरी दिल्ली रोड पे आ गई, और उसी के संदर्भ में शीला जी के खिलाफ और कांग्रेस के खिलाफ। सर आप बोल रहे थे, मैंने नहीं बोला। मैं पूरी शालीनता से आपकी बात का मैं आपको बता रहा हूँ। मनोज जी लेकर हम आए, अपनी बात 2008 में हम कानून लेकर के आए, और कानून क्या था कि किसी भी अनाधिकृत कॉलोनी को तोड़ा नहीं जाएगा। एक वो कानून हम लेकर के आए थे। दूसरी बात हमने ये कहा, जो भूरेलाल कमेटी थी, भूरेलाल कमेटी का गठन था। मेरा साथी से अब चूंकि बहुत ज्यादा सवाल मैं नहीं करना चाहता, लेकिन भूरेलाल कमेटी का भी एक मसला जो आया था, उसको भी हमने इसलिए उस पर मार्क किया है कि भूरेलाल कमेटी के संदर्भ में भी भारतीय जनता पार्टी पूरे दिल्ली की जनता को बेवकूफ बना रही है। मिला जुला करके हम इतना ही कहना चाहते हैं कि आपको बुनियादी मुद्दों से जनता का ध्यान भटकाना है, और उस पर कोई चीज आपको बोलना नहीं है। सिर्फ धर्म के नाम पर, राम और रहीम के नाम पर आपको राजनीति करनी है। हमारे एक साथी ने कहा अभी, उनका जब मैं जवाब दे रहा हूं, कह रहे हैं धर्म की राजनीति। मुझे लगता है थोड़ा इतिहास आपको जानना चाहिए। 1947 के पहले से लेकर के आज तक आपने पूरे देश के लोगों को, आपके मातृ संस्था ने और आपने देश के लोगों को गुमराह किया। आपने कहा 2 नेशन थ्योरी कांग्रेस लेके आई। आपको यह मालूम होना चाहिए 2 नेशन थ्योरी कांग्रेस लेके नहीं आई थी। जिन्ना का समर्थन किसने किया था? सावरकर ने किया था। सर देखिएगा, ये चीजें तो बहुत पीछे चली जाएगी। मैं वही कर रहा हूं, आप धर्म के नाम पर बात कर रहे हैं। नहीं, कांग्रेस ने किया, मैं उसका जवाब दे रहा हूं। देखिएगा, वो आप वीर सावरकर पे बोलेंगे, वो जवाहरलाल नेहरू पे बोलेंगे, ये चीजें तो लगातार पीछे चली जाएगी। माजी के अंदर मत जाइए। मैं यही तो कह रहा हूँ, आज के आपके जो मुद्दे हैं, यही प्रॉब्लम है ना पॉलिटिकल पार्टीज की। जो मुद्दे होते हैं, आप मुद्दे के ऊपर बात कीजिए। जो दिल्ली के मुद्दे हैं, वो मुद्दे पर बात होनी चाहिए। शाहबाज भाई, मैंने कहा कि धर्म के आधार पर बात इन्होंने की, मैंने नहीं की। इसका जवाब दिया मैंने कि कांग्रेस को इसका खामियाजा कई वर्षों तक भुगतना पड़ा है। उसके बावजूद भी इनको समझना चाहिए, लोकतंत्र में 57 वर्षों तक किसी भारत की जनता ने कांग्रेस को अपना समर्थन दिया है। तो क्या कांग्रेस को समर्थन देने वाले भारत के उन तमाम नागरिकों के पौरुषत्व पर इनका प्रश्न चिन्ह है? महज 6 वर्ष आपको सत्ता में आए हुआ, सत्ता का अहंकार आपको इतना है कि आपको समझ में आ रहा है कि कांग्रेस हाशिए पर चली गई। आपको आज तक ये समझ में नहीं आ रहा है। अरे जनाब, लोकतंत्र की परिभाषा समझिए। आपके दो सांसद दोनों चुनाव हार गए थे। आपको याद होना चाहिए, वो इंदिरा गांधी का समय था, जिस वक्त लाल कृष्ण आडवाणी और वाजपेयी जी को इंदिरा गांधी ने अपनी कांग्रेस की 2 सीट खाली करवा के उनको संसद में लेके आई थी। ये है लोकतंत्र, ये है लोकतंत्र। और आप सूचिता समझा रहे हैं हमको। अरे लोकतंत्र की हत्या ही शुरू से आपने की है। ठीक है सर, ये देखिएगा, ये तो आपने बहुत पुरानी बातें कर दी, लेकिन क्योंकि अब मसला जो है वो अभी शर्जिल इमाम का हमारा चल रहा है, तो शर्जिल इमाम हीरो या गद्दार, इस पर बहस हमारी जारी है। खास मेहमान मुसलसल हमसे बात कर रहे हैं और इसको चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। यासिर जिलानी साहब, अब बात हम शर्जिल इमाम की इसलिए करते हैं क्योंकि देखिएगा, पीछे हमने देखा है, पिछले सेगमेंट पे हम जो है वीर सावरकर पर चले गए और पता नहीं कहां बहुत माजी के अंदर चले गए। हम बात शर्जिल इमाम की कर रहे हैं। ऐसे बयान जो भी दे रहा है, देखिएगा मुल्क मुखालिफ जो भी बयान देगा, उसका जो भी हश्र होगा वो आइन के हिसाब से ही होगा और कोर्ट ये तय करेगा कि वो कौन है। लेकिन दूसरी तरफ अगर ये कहा जा रहा है कि वो जितने भी उसने बयानबाजी की है, उसके बाद अगर हो रहा है, ये लगातार बयान एक के बाद एक आ रहा है और ये कहा जा रहा है कि इसी बुनियाद पर चुनाव लड़ रहे हैं, सीधे तौर पर आपकी पार्टी के ऊपर इल्जाम लगाए जा रहे हैं। कांग्रेस की तरफ से भी कहा जा रहा है कि आपके पास कोई ऐसे मुद्दे ही नहीं है, आप सीएए को लेकर या फिर हिंदुस्तान पाकिस्तान को लेकर ही इस चीज को आगे बढ़ रहे हैं। देखिए, मुझे लगता है कि दिल्ली को आपको समझने की जरूरत है। दिल्ली में जब इनकी ये जो अराजक सरकार है अभी है, ये जब आई थी तो इसने कहा था कि कांग्रेस के मुख्यमंत्री जो उस वक्त की थी शीला दीक्षित साहिबा, जिन्होंने लगभग 15 साल इसी दिल्ली में राज किया, उनकी हुकूमत रही, उनका इतना ज़बरदस्त विरोध इन लोगों ने किया था और कहा था कि उनके पास एक फाइल है और जैसे ही सरकार आएगी जेल में भी डाल दिया जाएगा। तमाम
कॉमनवेल्थ गेम्स से लेके और बहुत सारे उस वक्त के घोटाले सामने आए थे, जो ट्रांसपोर्ट का इनका एक पूरा का पूरा महकमा था, उसके लिए यही अरविंद केजरीवाल ने एक पूरी फाइल आप जैसे सहाफियों के सामने उस वक्त रखी थी, उस वक्त रखी थी। हाँ बिल्कुल। और ये कहा था, यही इनका आधार था अन्ना आंदोलन के बाद, जब मामला सारा का सारा इनका पॉलिटिकल हुआ और इन्होंने पार्टी बनाई। लेकिन आपने और हमने सबने देखा कि ये किस तरीके से सारी चीज़ों को भूल के, और मोहतरमा शीला दीक्षित साहिबा तब राजनीति में सक्रिय भी थी और उस वक्त थी वो, लेकिन और उसके बाद उन्होंने बहुत अच्छी राजनीति करी दिल्ली में, लेकिन ये भूल गए 2-3 साल तक की जिन लोगों ने घोटाले किए थे, जिन्होंने भ्रष्टाचार, जिस भ्रष्टाचार के नाम पे आप आए थे, वो सारा का सारा आपने ताक पे रख दिया। और एक वक्त ऐसा भी आया है जो हम लोगों ने देखा है कि इन्होंने आपस में सहमति कर ली। तो जब आप अपनी किए हुए बातों को भूल जाते हैं, आप अपने किए हुए वादों को छल करते हैं जनता के साथ, तो मुझे लगता है कि जनता नहीं भूलती है। और भारतीय जनता पार्टी का जो आप कह रहे हैं वो 5 साल का जो सुनहरा वक्त था, ठीक था कि उस वक्त मुख्यमंत्री बदले गए थे और एक ऐसी परिस्थिति आ गई थी जो आलू और प्याज जो इस वक्त जितने महंगे हैं, वही उस वक्त महंगाई चरम सीमा पे थी और एंटी इनकम्बेंसी भी थी और सरकार चली गई, सरकार जाने। लेकिन ये आज आप जो स्ट्रक्चर, जो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर देख रहे हैं, उसकी शुरुआत उस वक्त के मुख्यमंत्री मदन लाल खुराना जी ने करी थी। जो मेट्रो आज आप देख रहे हैं, जो लाखों लोग इधर से उधर बैठ के 20 से 25 मिनट में अपने आप को दिल्ली में समेटते हैं और घूमते हैं, ये जो सोच थी, ये भारतीय जनता पार्टी की सोच रही है। यही तो चीज हम कह रहे हैं। मैं बताऊं, याजिद साहब, यही तो चीज कह रहे हैं कि यही चीज आपको अपनी रैलियों में, अपने बयान में, आपके जितने भी प्रवक्ता जा रहे हैं वो जाकर कम से कम इस बातों को रखे। लेकिन पाकिस्तान, जिन्ना और अलग अलग चीजों के ऊपर बयानबाजी हो रही है। तो एक बात बताओ ना, जब इस तरह की अभी आप ही के चैनल पे, जो आपका मेन चैनल है, उस पे मैं यहाँ के मुख्यमंत्री का बयान सुन रहा था, और जिस तरीके से वो अपने सेलेक्टिव लोगों के साथ बैठे हुए वो इंटरव्यू दे रहे थे और कह रहे थे कि हमने ये काम किया कि नहीं किया, तो लोगों ने कहा कि हाँ आपने तो काम किया, हमें तीर्थ यात्रा पे भेजा था। उसी में किसी ने कह दिया कि जब वहाँ गए थे तो कुछ चार्जेस लग गए, आपने कहा कि हमने तो फ्री में किया। मैं उस पर भी चर्चा नहीं करना चाहता हूँ। मैं, आप जो कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी जाके क्या कह रही है, आप बिलीव करें कि अभी 2-3 दिन के अंदर का जो आपके पास सर्वे आ जाएगा, आप देखेंगे जिस तरीके से चुनाव नजदीक आ रहा है, लोगों का एक उनकी सोच बदल रही है। उन्हें लग रहा है कि पिछले 6 साल की सरकार का जो काम है, जो कार्य है, वो आपने देखा है कि मोदी साहब ने, ठीक है लोगों की एक सेगमेंट, एक सेक्शन के जो भारत के लोग हैं और उनकी नाराजगी हो सकती है मोदी साहब से, लेकिन जो काम किए, जो ट्रांसपेरेंसी आई, जो रोडवेज पे काम हुआ, जो तमाम ऐसी चीजें हैं, लेकिन कुछ परिस्थिति कभी कभी ऐसी हो जाती है जैसे वैश्विक मंदी का दौर है, हम उस पर अर्थव्यवस्था पे जब लाते हैं तो हमारे ऊपर लोग सवाल करते हैं, हम उसका भी जवाब दे रहे हैं। लेकिन हम दिल्ली के लोगों को समझा रहे हैं कि अगर सेंट्रल में सरकार भारतीय जनता पार्टी की है और दिल्ली में सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनती है, तो एक समन्वय बहुत अच्छा बनेगा। जिस तरीके से ये 4 साल 9 महीने कहते रहे कि हमें ये काम करने नहीं दे रहे हैं, हमें वो काम नहीं करने दे रहे हैं, जबकि 15 साल जिन मुख्यमंत्री साहिबा ने यहां पे काम किया है, उनके एक टेन्योर में भारतीय जनता पार्टी की सेंट्रल में सरकार थी, उसके बाद उनके 2 टेन्योर में उनकी अपनी खुद की सरकार थी, लेकिन कभी आपने कोई इस तरह की बात नहीं सुनी कि सेंट्रल की सरकार ने इनको काम करने से रोक दिया। या यूनियन टेरिटरी की जो ताकत होती है, यूनियन टेरिटरी आप ये समझ लें कि जो दिल्ली का पूरा सिस्टम है, उसको एक तरीके से हम मेयर के बाद जो दिल्ली के मेयर होते हैं, उसका एक बहुत बड़ा रूप लेके हम यूनियन। लेकिन आम आदमी पार्टी तो कह रही ना कि बहुत सारी चीजें जो है उसने करी है। उसने बोला कि सीसीटीवी, वो बोला है कि सीसीटीवी के बाद नहीं, वज़ीर दाखिला कहते हैं कि सीसीटीवी के अंदर नहीं है। कैमरे पे मैं उसी को कोट कर देता हूं, उन्हीं के इंटरव्यू को उन्होंने कहा था कि 15 लाख सीसीटीवी कैमरे हमने लगाए हैं। जब उनसे सवाल आप ही के पत्रकार ने पूछा तो उन्होंने कहा कि ये तो जो लोग जुमलेबाजी और इस तरह के जो कटाक्ष करते हैं दूसरे नेताओं पे, उनकी बात आई और वो अपने ही सवालों को कॉन्ट्रडिक्ट कर देते हैं जब वो बात करते हैं, क्योंकि वो जिस तरीके से 4 साल 9 महीने में उन्होंने झूठ बोला। आज यकीन नहीं करेंगे, आज मैं एक दूसरे चैनल पे, यहाँ की एक सीट है मटिया महल, उस मटिया महल पे मैं डिबेट कर रहा था वहीं के
कैंडिडेट के साथ जो 5 बार के उस इलाके के एमएलए थे। जब मैंने उनसे सवाल पूछा कि आपके इलाके में जो सुई वलान से लेके पूरा का पूरा जो तुर्कमान गेट तक का एक स्ट्रेच है, उस स्ट्रेच में सारी जो रोड है वो खुदी हुई है, नंगे तार आपके 10 फीट के ऊंचाई पे लटक रहे हैं, बारिश हो जाती है तो पोल में करंट आ जाता है। ये सब काम मुख्यमंत्री के देखने का है, लेकिन मुख्यमंत्री क्योंकि एक शानदार तरीके से अपनी बात को रख के लोगों को गुमराह करते रहे, अब उनके पास कोई ऐसी बात नहीं रही है। तो आप शाहबाज साहब यकीन रखें कि भारतीय जनता पार्टी 8 तारीख को बेहद शानदार तरीके से उसके लिए वोट पड़ेंगे और 11 तारीख को भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने ये तो वक्त ही बताएगा कि आने वाले वक्त में किसकी सरकार बनेगी। आप तमाम मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, वक्त इजाजत नहीं देता है, लेकिन फिलहाल जो अहम मुद्दा है वो शर्जिल इमाम का है, जिसको लेकर मुसलसल लोग बहस कर रहे हैं और कुछ लोग उसकी हिमायत में कर रहे हैं। तो मुल्क मुखालिफ जो बयान दिए गए हैं उसके बाद से गद्दार कहा जा रहा है, लेकिन ये कोर्ट तय करेगा। लेकिन सवाल ये भी हो जाता है कि अगर आप किसी सरकार की मुखालफत कर रहे हैं, किसी कानून की मुखालफत कर रहे हैं, तो उस कानून की मुखालफत करते करते ये भी ध्यान रखिएगा कि कहीं ना कहीं आप मुल्क के खिलाफ कोई नारेबाजी, कोई ऐसा बयान तो नहीं दे रहे हैं जो आपके लिए भारी पड़ जाए। कम से कम सोचेगा जरूर। दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए जी सलाम।